राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है नेट जीआरएफ विद्यार्थियों का। तो आप हमारे प्यारे प्यारे भावी प्रोफेसर हैं भारत देश के। आइए, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ या फिर शैली कह लीजिए, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे कौन कौन सी शैली में लिखा गया है, कौन कौन सी पद्धति में लिखा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे इस कक्षा के अंतर्गत। और चर्चा बड़ी सघन होने वाली है, क्योंकि आपको उससे पता लग जाएगा कि कौन सी शैली महत्वपूर्ण है, कौन सी आपकी कम महत्वपूर्ण है, ये समझ के चलिए। तो कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य का इतिहास हमारी नज़र में जो सबसे पहले आता है वो गारसादी तासी का आता है। अब वो कौन सी पद्धति में लिखा गया, तो वह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया। जैसे कि शिव सिंह सेंगर ने भी आपके शिव सिंह सरोज को वर्णानुक्रम पद्धति में ही लिखा, और इसके आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने भी आपकी इसी पद्धति में लिखा, लेकिन वो कालक्रम के हिसाब से आ गए, वो कालानुक्रम पद्धति में आ गए। और फिर हमारे अगली पद्धति यानी कि विधेयवादी पद्धति, जिसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने लिखा। और फिर आपके यानी कि वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन, हिंदी साहित्य का आपके वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। आइए इन शैलियों के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो देखिए, पहली शैली है हमारी, लिखिए वर्णानुक्रम पद्धति। लिखिए वर्णानुक्रम पद्धति। और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखिए इस पद्धति में कवियों का परिचय, कवियों का परिचय वर्णों के क्रम के अनुसार, वर्णों के क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यह अमान्य पद्धति है, अमान्य पद्धति है। इसमें काल विभाजन एवं काल विभाजन एवं विशेषताएं न बताने के कई दोष शामिल होते हैं, कई दोष शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिए, इस पद्धति में कवियों का परिचय वर्णों के क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यह अमान्य पद्धति है, इसमें काल विभाजन एवं विशेषता न बताने के कई दोष शामिल होते हैं, ध्यान रखिए। आगे लिख लो इसी में, इस पद्धति में गारसादी तासी
ने इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा जो केवल वृत्त संग्रह है। ये कुल मिलाकर के ये पद्धति ऐसी होगी जैसे पहले ए नाम वाले आएंगे, फिर बाद में आपके आ के नाम वाले आएंगे, फिर छोटे ई के नाम वाले आएंगे। अब कुल मिलाकर के बात यह है, यदि हम इस पद्धति को देखें तो हमारे जैसे कि केशवदास जी कै पर आएंगे, केशवदास, ये देखिए केशवदास जी किस पर आए, आपके कै पर आए, इसलिए ये तो आ गए पहले, समझ रहे हैं। अब इनके बाद के अंतर्गत आपकी जैसे कोई सा भी कवि ले लो, जैसे कि चंद बरदाई है। अब चंद बरदाई चै पे आया तो चंद बरदाई का उल्लेख इसके बाद में आएगा, न कि पहले। तो ये तो बड़ा दोष हो गया कि जो पहले आया उसका वर्णन तो बाद में कैसे, पहले आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा दोष है इस पद्धति का। अल्फाबेट में वर्णन होता है, जैसे आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये बोलते हैं ना, वो वाला वर्णन हो गया एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के पद्धति ठीक नहीं है, उत्तम पद्धति नहीं है। इसमें कई प्रकार के दोष शामिल होते हैं। इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं होता, तद्युगीन परिस्थितियों के अनुसार कवियों का परिचय नहीं होता, काल विभाजन नहीं होता है, समझ रहे हैं। आपके कुछ भी नहीं होता, इसमें विशेषताओं का वर्णन नहीं होता, प्रकृति का वर्णन नहीं होता। जब ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं होता, जब ये नहीं है तो फिर बताओ इसको लिखने का क्या फायदा है। आ गई बात समझ में? आइए आगे की ओर चलते हैं। ऐसे ही दूसरी पद्धति है हमारी, लिखिए कालानुक्रम पद्धति। ये लिखिए लिखिए इस पद्धति में लिखिए इस पद्धति में कवियों का परिचय जन्म दिनांक समय के अनुसार वर्णित होता है। वर्णित होता है। इसमें तद्युगीन परिस्थितियां तद्युगीन परिस्थितियों और तद्युगीन परिस्थितियों और
प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं होता, नहीं होता। देख लीजिए, इस पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा। जो केवल व्रत संग्रह है। अब इस पद्धति में वही दोष हो गया, कवियों की जन्म तिथि के हिसाब से कवियों का परिचय दिया जाएगा। अब कैसे? उसमें कई आपकी, जैसे कि मान के चलिए केशव का जन्म हुआ आपके 1555 के अंतर्गत, तो 1555 के हिसाब से ये सीधे सीधे कहाँ आएंगे? आपके भक्ति काल के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि रीतिकाल के कवि हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम सभी की बात कर लेते हैं, जितने भी हैं। अब जैसे कि कई कवि लास्ट वाले से पद्माकर हैं, मान के चलिए, उन कवियों की जन्म तिथि के हिसाब से तो रीतिकाल में है और मृत्यु के हिसाब से वो आधुनिक काल में आ रहे हैं। ऐसे हम फिर बात करें कि बालकृष्ण भट्ट 1844 में पैदा हुए, उस हिसाब से तो रीतिकाल में पैदा हो गए और मरे आपके आधुनिक काल में। तो किसी का आपके निर्णय नहीं हो पाएगा कि कौन से युग में है। तो इस पंक्ति, इसमें कई दोष आ गए। काल विभाजन हुआ तो वो भी आपके प्रवृत्ति या फिर आपके सुनिश्चित काल विभाजन नहीं है, मानक काल विभाजन नहीं है। आइए देखो, अगली परिस्थिति पद्धति का वर्णन करते हैं। अगली पद्धति है हमारी, लिखिए विधेयवादी पद्धति। देख लीजिए, इस पद्धति के जनक टेन महोदय हैं, इन्होंने इतिहास लेखन के तीन तत्व निर्धारित किए। कौन कौन से? जाति, वातावरण, और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति में लिखिए, इस पद्धति में
तात्कालिक परिस्थितियां इस पद्धति में तात्कालिक परिस्थितियां वातावरण जाति एवं चित्तवृत्तियों के आधार पर कवियों का परिचय प्रवृत्तियां काल विभाजन आदि का वर्णन होता है। यह सर्वमान्य पद्धति है। यह सर्वमान्य पद्धति है। इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। एवं काल विभाजन किया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और काल विभाजन किया। ये ध्यान रखिए। तो ये आपके समक्ष है। शुक्ल जी ने लिखा है, इसलिए शुक्ल जी का ग्रंथ सर्वमान्य है और सर्वप्रचलित है और विशुद्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखिए, कैसा ग्रंथ है? विशुद्ध इतिहास ग्रंथ। यानी कि लिख लीजिए यहीं पर, हिंदी साहित्य परंपरा का विशुद्ध सुव्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें प्रथम और जोड़ दो। हिंदी साहित्य परंपरा का प्रथम विशुद्ध व्यवस्थित और हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा।
अब इसमें कई सवाल बन गए हैं आपके। देखिए, पहले तो कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो तेन महोदय हो जाएंगे। दूसरा बन गया कि कौन थे आपके विधेयवादी पद्धति किन पर आधारित है, तो जाति, वातावरण, क्षण विशेष। फिर सवाल बन गया कि इस पद्धति में कौन किसका वर्णन होता है, तात्कालिक परिस्थितियां, चित्तवृत्तियां, वातावरण, जाति के आधार पर आपके कवियों का परिचय होता है, प्रवृत्तियों का उल्लेख होता है, काल विभाजन आदि होता है। सर्वमान्य पद्धति है। इस पद्धति में ग्रंथ किसने लिखा है, शुक्ल जी ने लिखा। कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसलिए शुक्ल जी के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम विशुद्ध, सुव्यवस्थित और यूँ कह लीजिए प्रथम सुव्यवस्थित, प्रथम विशुद्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है इस पद्धति में लिखने के कारण। और उनके काल विभाजन को सबने स्वीकार किया। किसने कोई आलोचना पर्यालोचना नहीं की, किसी प्रकार के नहीं की, क्योंकि किसी की क्षमता ही नहीं बनी। क्योंकि लिखा है अगले ने बहुत ढंग से लिखा है, बहुत शैली कठिन है, तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। और आइए अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। ये अब इसमें लिखिए इस पद्धति में कवियों का परिचय एवं काल विभाजन तटस्थ होकर किया जाता है। चित्तवृत्तियों एवं वातावरण से अधिक संबंध नहीं होता। तो ये पद्धति भी अमान्य है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आपके यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आपके इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आखिर उनका बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उसमें इसी पद्धति में लिखा गया माना जाता है विद्वानों के द्वारा, अधिकतर लोगों के द्वारा। तो इसलिए यह पद्धति भी आपके अमान्य ही है, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कवियों को जन्म काल परिस्थिति स्थिति के अनुसार उनको वैसे शामिल किया गया। अब बड़ा दोष हो जाता है इसमें भी कि आपकी परिस्थितियाँ कुछ और कहती है, जन्म कुछ और कहता है, तो तटस्थ कहाँ रहेगा आदमी। तो ये पद्धति में काफ़ी दोष हैं। तो इसलिए आपकी पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई विधेयवादी पद्धति। अब हमारे पद्धतियाँ 4 प्रकार के हो गए। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णों के क्रम के अनुसार। किसके के अनुसार, वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों का परिचय दिया जाता है। यह इस पद्धति के अंतर्गत आपके यानी कि ईश्वर दलाल तो हिंदू हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखे गए। दोनों ही आपके वृत्त संग्रह कहे गए शुक्ल जी के अलावा शुक्ल दृष्टिकोण में। इसलिए काफ़ी द्वंद्व है, क्योंकि पहला किसको माने और अंतिम किसको माने। तो बाद में पैदा हुआ उसका यदि मान के चलिए आज कोई आदमी पैदा हुआ है जिसका नाम आपने यानी कि अमित रख दिया, और जो आपसे पहले हैं तो उनका नाम जैसे कि रामचंद्र है, तो रामचंद्र बाद में आएगा नहीं कि पहले, तो वो तो गलत हो गया। तो इस पद्धति में तो बहुत दोष है। काल विभाजन में नहीं है, चाप के यानी कि परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। इस पद्धति में आपके जन्म तिथि के अनुसार वर्णन तो दे दिया गया, लेकिन जन्म तिथि में तो कई चक्कर पड़ जाते हैं। कभी कभी आदि काल में पैदा हो रहे हैं, काम भक्ति काल में कर रहे हैं। यदि हम देखें कि हमारे जैसे कि 1478 के अंतर्गत आपके सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 में, तो भक्ति काल की सीमा पर ही रहते हैं। भक्ति काल ही कहाँ रहते हैं, सीमा पर रहते हैं। अब कैसे माना जाए कि वो कहाँ शामिल किए जाए। अब कैसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको,
ऐसे क्या है, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कई कवियों ने 1600 से रीतिकाल प्रारंभ माना है, तो मृत्यु के हिसाब से तो आपके यानी कि तुलसीदास रीतिकाल में चली गई, भक्तिकाल में रहे ही नहीं। तो ऐसे बहुत का दोष आ जाते हैं इस पद्धति के अंतर्गत। तो इस पद्धति में जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा कौन सा, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे केवल वृत्त संग्रह कहा। विधेयवादी पद्धति सबसे अच्छी पद्धति है, जिसमें जाति वातावरण क्षण विशेष के आधार पर, चित्तवृत्तियों के आधार पर, परिस्थितियों का आपके प्रवृत्तियों का वर्णन होता है, काल विभाजन होता है, कवियों का परिचय होता है। सर्वश्रेष्ठ पद्धति यही है। शुक्ल ने इस पद्धति में ग्रंथ लिखा, इसलिए उनका ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सुव्यवस्थित माना जाता है और हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। और ये पद्धति वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिक तरीके से कवियों का परिचय होता है, उल्लेख होता है और इसी के साथ में वर्णन होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कक्षा को विराम देते हैं, अब मिलेंगे अगली कक्षा में जिसमें पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। धन्यवाद।